बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज एक वाकया हो गया अडयाला जेल के बाहर और उसके ऊपर बहुत शोर मचा हुआ है। हलीमा खानम पे किसी ने अंडा फेंक दिया। ये वाकया क्यों हुआ? सादी वजह यह है कि आज इमरान खान साहब की मुलाकात हुई थी अपने लोगों से जेल में, जहां पे केस चल रहा था तोशाखाना 2 का। तो फिर प्लान किया गया कि बाहर कुछ ऐसा किया जाए कि जो इमरान खान साहब जेल के अंदर से बोले वो बात डिस्कस होने की बजाय डिस्कस ये होना चाहिए जो बाहर हुआ। यानी आपको पता है, आइडिया है आपको कि एस्टेब्लिशमेंट कैसे कैसे हथकंडे इस्तेमाल करती है और क्या कुछ करती है जब वो अपनी आई पे आ जाती है। हमने पाकिस्तान में बहुत कुछ होता हुआ देखा है। इस तरह का बड़ा गंद पाकिस्तान के अंदर डाला एस्टेब्लिशमेंट ने। फातिमा जिन्ना साहिबा के साथ भी यही किया गया, उनपे गंद उछाला गया, उनपे कीचड़ उछाला गया, उनको गंदा किया गया। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया था। यही जो फौजी एस्टेब्लिशमेंट है, इन्होंने यही सारा कुछ बेनजीर भुट्टो के साथ भी किया। यही सारा कुछ इसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने नुसरत भुट्टो के साथ भी किया। यही सारा कुछ इसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक दौर में नवाज शरीफ की बीवी कलसूम नवाज के साथ भी किया। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये गंद डालने की मास्टर है। वो हमेशा से ये गंद डालती रही है और आज एक और गंद डाला है। एक अंडा फेंका गया एक खातून के ऊपर जो सिर्फ अपने भाई का पैगाम बाहर पहुंचा रही थी। अब जिस पैगाम को वो रोकने की कोशिश कर दे, सबसे पहले तो वो पैगाम आपको बता देते हैं, फिर अंडे वाली बात पे आएंगे। नंबर 1, इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ जो अख्तर मेंगल साहब ने और महमूद अचकजई साहब ने जो कॉल दी है 8 सितंबर को, जो हड़ताल की कॉल दी है, ये इसके अंदर भरपूर शिरकत करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उनसे मिले, उनके साथ ताज़ियत की जाए। अख्तर मेंगल से मेरी तरफ से हमले के शोहदा की ताज़ियत की जाए और उनके साथ मिला जाए और इस हड़ताल को कामयाब बनाया जाए। एक तो इमरान खान साहब ने यह कहा। दूसरी चीज इमरान खान साहब ने कही कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को मैं सख्त हदायत करता हूं कि बाजोड़ और वजीरिस्तान में ड्रोन हमले मुकम्मल तौर पर बंद करवाए जाएं। ये सब कुछ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। फिर इमरान खान साहब ने तीसरी बात यह बताई कि मेरे ऊपर और बुशरा बीबी के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, हमें जहनी अजियत दी जा रही है और हमें कैद तन्हाई में डाला हुआ है। ये हम पर जुल्म नहीं बल्कि अवाम पर जुल्म है। वजह यह है कि हमें खामोश करवाकर अवाम की आवाज को दबाना चाहते हैं। देखिए, इस वक्त अपोजिशन तो इमरान खान ही है ना, और तो कोई है ही नहीं, और अपोजिशन ही अवाम की आवाज को उठाती है। तो इमरान खान को जिस अजियत में डाला जा रहा है, वजह सिर्फ यह है कि इसकी आवाज बंद कर दें। और आवाज बंद करके किसकी आवाज बंद करनी है? अवाम की आवाज बंद करनी है। इमरान खान अपने लिए तो मांगता कुछ नहीं है, बल्कि उसको तो ऑफर करती है एस्टेब्लिशमेंट, खान साहब अपने लिए कुछ मांगे आपको हम पाकिस्तान से बाहर निकाल देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। बेशुमार ऑफर्स इमरान खान को दी गई है, लेकिन उसने अवामी मफाद के लिए सरेंडर नहीं किया। अब वो ये कहता है कि हमारी आवाज दबाकर अवाम की आवाज को दबाना चाहते हैं और इसके लिए हमें शदीद ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान साहब की बहन ने यह भी बताया कि इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, इस बारे में कोई किसी किस्म की बाहर जो चीजें हैं उनके ऊपर आप कान ना धरें। हालांकि मेरी इत्तला के मुताबिक भी इमरान खान साहब के साथ मेडिकल इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो इतना मजबूत आदमी है, वो बताना ही नहीं चाहता, वो अपनी कमजोरी को सामने रखना ही नहीं चाहता, वो ये कहना ही नहीं चाहता कि वो बीमार है, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि वो जरदारी और नवाज शरीफ कभी नहीं बनेगा। तो इमरान खान तकलीफ बर्दाश्त करता है, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो तकलीफ से शिकवा और गिला नहीं करते। कैसा आदमी है? कौम के लिए जो है वो दर्द बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि मुझे दर्द हो रहा है या मुझे तकलीफ हो रही है, और वो उसको बर्दाश्त कर रहा है सिर्फ इसलिए कि लोग उसे कमजोर ना समझें या उसके लोग कमजोर ना पड़ जाएं, या वो बुज़दिलों की सफ में जाकर खड़ा ना हो जाए जहां पे नवाज शरीफ और जरदारी वगैरह हमेशा से खड़े रहते हैं। तो ये इमरान खान साहब का एक प्रॉब्लम है। अब देखें ना, इसमें जुल्मे खलीलदाद ने अब कुछ बात की है। उन्होंने कहा जी मुझे बहुत काबिल भरोसा जराए से ये बात पता चली इमरान खान के बारे में कि उनके हेल्थ इश्यूज हैं और उन्हें मिस ट्रीट किया जा रहा है उनकी कैद में। उन्होंने कहा जी कि मुझे ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि उन्हें अब्यूज किया जा रहा है, यानी ऐसा खुराक दी जा रही है जिसमें इंसुलिन है ताकि उन्हें हार्ट अटैक आ जाए। यानी ऐसा कुछ इमरान खान साहब की खुराक में दिया जा रहा है जिससे ये कोशिश की जाए बकौल जुल्मे खलीलजाद के कि इमरान खान साहब को शायद उससे हार्ट अटैक आ जाए, जुल्मे खलीलजाद के बकौल। और मुझे ये भी बताया गया है कि उन्हें पोल्यूटेड वाटर दिया जा रहा है, यानी गंदा पानी दिया जा रहा है और मुकम्मल आइसोलेशन में रखा हुआ है और कोई एयर कंडीशन भी नहीं है इनके सेल में।
तो ये उनकी सेहत को मुतासिर कर रही है ये चीजें, और ये मिसट्रीटमेंट हो रहा है एक पॉलिटिकल प्रिजनर इमरान खान के साथ। ये शर्मनाक है और इसको फौरी तौर पे रोकना चाहिए, और इसके ऊपर प्रेशर जो है वो जनरेट होना चाहिए। बहुत सारी चीजें उन्होंने और भी बोली है, यूनाइटेड नेशन को इसके ऊपर करना चाहिए कि इस किस्म के टॉर्चर के साथ जो कैसे डील किया जाता है। बहरहाल ये जुल्म खलीजात हैं, वो अपने सोर्सेज से कह रहे हैं, यानी उनको तो इतला मिलती है अमेरिकन एम्बेसडर से, उनके अपने कुछ सोर्सेज हैं, या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट में उनके सोर्सेज हैं, वहां से उनको इतला मिलती है। तो उनकी इतला के मुताबिक इमरान खान को एक ऐसा लगता है कि मारने की साजिश हो रही है। उनकी खुराक में उनके बकौल चीजें मिक्स की जा रही हैं, उनके बकौल उन्हें गंदा पानी दिया जा रहा है, और उनके बकौल इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वो खतरे में है, और ये मिसट्रीट किया जा रहा है साबिक वजीर आजम को। इमरान खान की बहन जब बाहर आई, उन्होंने आके जब ये बातें बताई, तो उसके बाद सहाफियों से भी उनपे अटैक करवाया गया। देखिए, सहाफत में और हरासमेंट में फर्क होता है। यानी सहाफत आप करते हैं तो आप खड़े होकर सवाल करते हैं, आपको जवाब मिल गया, ठीक है, आपको जवाब ना मिला आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को हरास नहीं कर सकते। लेकिन आज मैंने देखा कि चंद सहाफियों ने अलीमा खान के मुंह के ऊपर कैमरे फिट करके साथ साथ चलते जा रहे हैं और हरासमेंट वाले अंदाज में उनसे सवालात कर रहे हैं, उनके ऊपर चढ़े हुए हैं कि ये हमें धमकी मिल रही है, हमें ये कहा जा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर तो लोग करते हैं। देखें, अब मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मेरे ऊपर पीएमएलएन के लोग करें या पीपल्स पार्टी के लोग करें या तरीके लब्बैक के लोग करें या तरीके इंसाफ के लोग करें, तो ये पार्ट ऑफ द गेम है। आप जब बात करते हैं, लोगों को पसंद नहीं आती, लोग तनकीद भी करते हैं, और ये तनकीद होती है। मैंने बेशुमार तनकीद बर्दाश्त की है, बहुत सारे और सहाफियों ने भी की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मुंह के ऊपर कैमरा फिट कर दे एक औरत को, उसके साथ साथ चले उसको हरास करें, ऊंची ऊंची बोले और वहां पे धक्के लगे। ये नामुनासिब है, और ये हरकतें अलीमा खान के साथ की जा रही है। हालांकि अलीमा खान का कोई सियासत से ताल्लुक ही नहीं है, वो सिर्फ अपने भाई के चक्कर में आती है। ये बात आप मेरे से लिख के रखें, जितनी मुझे इस खानदान की समझ है। जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आएंगे और आकर अपनी पॉलिटिक्स शुरू करेंगे, ये अलीमा खान आपको दिखाई देना बंद हो जाएगी। उसके बाद इनका पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं होगा। ये किसी जगह पे आपको सियासत के अंदर दिखाई नहीं देंगी, अपने भाई के दीगर मामलात के अंदर आपको ये दिखाई देंगी, लेकिन सियासत के अंदर अलीमा खान और उसकी जो बाकी बहनें इमरान खान की, वो फेड आउट हो जाएंगी। ये मैं आपको बता रहा हूं, पहले भी ये हुआ है, आइंदा भी ये होगा। आप ये होता हुआ देखेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब इसमें मानते ही नहीं है कि उनकी वजह से उनकी फैमिली जो है वो सियासत करे या सियासत के अंदर हिस्सा ले। लिहाजा ये जो लोग अलीमा खान से सियासी सवालात करते हैं, वो तो खुद कहती है कि मेरा सियासत से कोई रोल नहीं है, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बारे में उनसे सवालात किए जाते हैं। भाई, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से सवालात करने हैं तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से करो। वहां पे जर्नलिस्ट भी मौजूद है, वजीर आला भी मौजूद है, वो हर दूसरे दिन मीडिया से बात करता है। वजीर आला भी मौजूद है, वहां पे उसके वुज़रा भी मौजूद हैं, सोशल मीडिया पे उनसे सवालात उठाए जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खुद सवालात उठाते हैं। तो जो सवालात खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हैं, उनके जवाब या तो इमरान खान देगा या इमरान खान की बनी हुई हुकूमत देगी। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़। जितने भी लोग आ रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, चाहे वो अमेरिका से हैं, चाहे वो दीगर ममालिक से हैं, ईरान से हैं, उन सबको वेलकम किया जा रहा है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये भी ऐलान किया है कि जो सहाफ़ी अमेरिका की जानिब से या ईरान की जानिब से आएंगे, उन्हें वीज़ा ऑन अराइवल दिया जाएगा ताकि वो इसकी कवरेज कर सकें इस सारे मामले की। इंतज़ामात खासे तगड़े किए गए हैं, सिक्योरिटी के बड़े आला किस्म के इंतज़ामात किए गए हैं इस्लामाबाद में, ताकि किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश ना आया। पाकिस्तान के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खित्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जंगबंदी बहुत ज़रूरी है, वरना इसके असरात पाकिस्तान पे भी आते, बाकी दुनिया के ऊपर भी आते। यूरोप को बहुत इशू हो जाता, बाकी ममालिक को इशू हो जाता। तो इन मुज़ाकरात के नतीजे में अगर जंगबंदी हो जाती है, और अच्छी बात यह है कि अमेरिका को इस बात का बहुत जल्दी इदराक हो गया कि यह जंग किसी के भी फायदे में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने बातें तो बहुत बड़ी की थी, नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग में उतारा भी था, लेकिन ऐसा लगा अमेरिकन को कि उनको इस्तेमाल कर लिया गया, और अमेरिकन टाइम से ही इस जंग से बाहर जा रहे हैं। इसका नुकसान सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को होगा, अमेरिका को नहीं होगा। नेतन्याहू को भी नुकसान होगा। नेतन्याहू पे अब इसराइल के अंदर और इसराइल के बाहर बहुत दबाव है इस जंगबंदी के बाद, और नेतन्याहू के लिए मामला बड़े मुश्किल होंगे फ्यूचर में अगर ईरान यहां से सरवाइव करता है तो। और ईरान को हर हाल में एक ऐसा मुआहदा करना होगा जिसमें ईरानी कौम का फायदा हो। अब सबकी नजर इस बात पे होगी कि मुज़ाकरात होंगे किन चीजों के ऊपर, और कौन सी चीजें ईरान हासिल करेगा और कौन सी चीजें ईरान को देनी पड़ेगी, और अमेरिका अपने माजी के किस मौक़िफ़ से पीछे हटेगा
और आज अमेरिका कहां पे खड़ा है। हम नेक्स्ट वीलॉग जो करेंगे ये सारे मुज़ाकरात के पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या मांग रहे हैं, उनको क्या दिया जा रहा है, और अपडेट करेंगे आपको सारी सूरत हाल। लबनान में लड़ाई क्योंकि चल रही है वो एक मसला बना हुआ है और वो लगातार बना हुआ है। ईरान को इसके ऊपर एतराज है और ईरान बार बार ये कहता है कि लबनान में अगर जंगबंदी नहीं होती तो ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। ईरानी सदर बार बार ये बात करते हैं कि ये जो जंगबंदी का मुआहदा हुआ है अब तक कि 2 हफ्ते के लिए हम लोगों ने लड़ाई नहीं करनी, ये उसकी खिलाफ वर्जी है जो लबनान पे अटैक किए जा रहे हैं। जबकि नेतन्याहू ने जो स्टेटमेंट दिया, नेतन्याहू ने कहा जी कि उनकी ये पॉलिसी है कि वो हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करना चाहते हैं। अगर आप गौर करें तो लबनानियों को गैर मुसल्लह करना चाहते हैं इसराइली, और फलस्तीनियों को भी गैर मुसल्लह करना चाहते हैं। बोर्ड ऑफ पीस के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन भी हुई। फिर ईरानियों को भी गैर मुसल्लह करना चाहते हैं कि इनके हथियार भी ले लिए जाएं या इनके पास ऐसे हथियार ना हो जो इसराइल के लिए खतरा हो। तो इसराइल सबको निहत्था कर रहा है, लेकिन इसराइल को हथियार मिलते हैं दुनिया के बेहतरीन इदारों से, दुनिया के बेहतरीन ममालिक से। दुनिया के बेहतरीन हथियार इसराइल इकट्ठे भी करता है। ये भी एक रियलिटी है, इससे हम भाग नहीं सकते। बहरहाल ये इस जंग के अंदर नेतन्याहू का मकसद है कि वो अभी जंग जारी रखेगा और वो ऑपरेशन करता रहेगा लबनान के ऊपर, जबकि ईरान कह रहा है कि लबनान जंगबंदी से किसी सूरत हम अलग नहीं होंगे, जंगबंदी के मामले से लबनान को अलग नहीं करेंगे। अब मुज़ाकरात का टाइम है और दुनिया इसको देख रही है बड़े पॉजिटिव अंदाज में। डोनाल्ड ट्रंप को भी उम्मीद है कि सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद है और पाकिस्तान ने कहा कि सारा कुछ काबू में है। नेतन्याहू पे एक प्रॉब्लम तो इसराइल के अंदर भी है ना, वो प्रॉब्लम के ऊपर केस भी है रिश्वत के हवाले से भी और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के हवाले से भी, उसमें भी उसको काफी मुश्किलात का सामना है। अब जब आलमी सतह पे ऐसी शर्मिंदगी हुई है तो वो लबनान पे अटैक करके उसको मिटाना चाहते हैं। देखिए लबनान में बैरूत पे जिस किस्म की तबाही हुई है, जैसी आग वहां पे बरसाई गई है, ऐसी तबाही पहले कभी हमने नहीं देखी। वहां इतने बड़े पैमाने पे बैरूत को तबाह किया गया कि अस्पतालों में जख्मी भरे पड़े हैं। अद्वियात की किल्लत रिपोर्ट हो रही है। वहां पे एक इमरजेंसी नाफज हो चुकी है, उन्होंने उसको स्याह दिन करार दिया है जो कुछ भी किया गया, और दुनिया भर के ममालिक ने इसके लिए आवाज उठाई कि इसराइल जो लबनान में कर रहा है वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस पे पाकिस्तान के वजीर दिफा ने भी आवाज उठाई। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट किया, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। जो ट्वीट ख्वाजा आसिफ ने किया वो ट्वीट किया, मैं ट्रांसलेट भी कर देता हूं लेकिन आप ये देख लें, इंग्लिश में इसका बड़ा इंपैक्ट है। उन्होंने कहा जी, इसराइल इज एबल एंड कर्स फॉर ह्यूमैनिटी while peace talks are underway in Islamabad, genocide is being committed in Lebanon, innocent citizens are being killed by Israel, first Gaza, then Iran, and now Lebanon. Bloodletting continues unabated. I hope and pray people who created this cancerous state on Palestinian land to get rid of European Jews burn in hell. ये बड़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने जबरदस्त किस्म का स्टेटमेंट दिया इसराइल के हवाले से। इस तरह के स्टेटमेंट बाकी लोग भी देते हैं, यानी ऐसे स्टेटमेंट हमने सख्त स्टेटमेंट इसराइल के खिलाफ यूरोपीय रहनुमाओं की जानिब से भी देखे, पाकिस्तान के दीगर रहनुमाओं की जानिब से भी देखे। इमरान खान ने बड़े सख्त बयान दिए। लगभग इमरान खान के, अभी भी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, मैंने 17 ऐसे बयान देखे जो उन्होंने डायरेक्टली इसराइल के खिलाफ दिए और उनमें से एक भी बयान को आज तक डिलीट नहीं किया गया। ख्वाजा आसिफ का ये ट्वीट डिलीट हो गया। ख्वाजा आसिफ ने इस ट्वीट में क्या कहा, पहले आप ये देखें जरा, उर्दू में आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। ख्वाजा आसिफ ने इसराइल को जो है वो एक कर्ज करार दिया, उनको ईवल करार दिया, एक बुराई करार दिया इसराइल को, और उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इस्लामाबाद में बातचीत हो रही है ऐसे वक्त में लबनान में नस्ल कुशी कर रहा है इसराइल। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मासूम शहरी इसराइली कार्रवाइयों में मारे जा रहे हैं, पहले गजा में, फिर ईरान में, और अब लबनान में खून रेजी का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। ख्वाजा आसिफ ने इसराइल को कैंसर ज़दा एक रियासत करार दिया और इसके क्याम के मुतालिक उन्होंने कहा कि उनको जहन्नुम में जलना चाहिए जिन्होंने ये रियासत कायम की फलस्तीनियों की सरजमीन पर। ये ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट था। लोग बड़े खुश हो गए, लोगों ने इसको रीट्वीट भी किया और पजीराई मिल ही रही थी कि ख्वाजा आसिफ ने ये स्टेटमेंट डिलीट कर दिया। उसके पीछे रीजन ये है कि इसराइल ने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है। इसराइली वजीर आजम के दफ्तर ने पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान की मुजम्मत कर दी जिसमें उन्होंने इसराइली रियासत को कैंसर ज़दा करार दिया था। ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दिया, चंद घंटों के बाद
एक्स पर इसराइली वजीर आजम के दफ्तर ने एक बयान जारी किया और यह कहा कि पाकिस्तान के वजीर दिफा की जानिब से इसराइल की तबाही की अपील नहायत इश्तियाल अंगेज है। यह ऐसा बयान है जिसकी किसी भी हुकूमत की जानिब से काबिल बर्दाश्त इसे नहीं समझा जा सकता, खास तौर पर ऐसी हुकूमत की तरफ से जो खुद को अमन के लिए गैर जानिबदार सालस करार देती हो। इसराइली वजीर खारजा जदऊन सायर ने भी पाकिस्तानी वजीर दिफा की सोशल मीडिया पोस्ट पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि यहूदी रियासत को कैंसर दजा करार देना उनकी तबाही की अपील करने के मुतरादिफ है। लौरी पाकिस्तान तो इसराइल को तस्लीम ही नहीं करता और इसराइल अमन मुज़ाकरात का हिस्सा ही नहीं है। अब ख्वाजा आसिफ अगर ये कहेंगे ना कि अमन मुज़ाकरात चल रहे थे, मैंने इसलिए अपनी ट्वीट डिलीट की, नहीं, इमरान खान ने आज तक अपनी एक भी ट्वीट डिलीट नहीं की। थोड़ा अरसा पहले यही ख्वाजा आसिफ टीवी प्रोग्राम में बैठ के कह रहे थे कि इमरान खान का कोई एक बयान दिखा दें जो उसका इसराइल के खिलाफ हो, तो बहुत सारे बयान निकाल के टीवी वालों ने दिखा दिए। फिर ख्वाजा आसिफ ने कहा जनाब कि इमरान खान अपनी बात करता है, वो इसराइल के खिलाफ बात नहीं करता, हालांकि इमरान खान जेल में बंद है। और फिर इमरान खान साहब के दर्जनों ट्वीट उनके लोगों ने निकाल के दिखा दिए जनाब कि ये देखें, इमरान खान ने बार बार इसराइल के खिलाफ बात की, उसके जुल्म के खिलाफ बात की, और इमरान खान ने आज तक एक भी ट्वीट डिलीट नहीं किया। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान का वो वाहिद वजीर दिफा है जिसने एक ट्वीट किया इसराइल के खिलाफ, लोगों ने उसको पसंद किया और फिर उस ट्वीट को ख्वाजा आसिफ ने खुद ही डिलीट कर दिया। अब ये डिलीट कैसे हुआ, इसके पीछे थोड़ा सा मैंने जानने की कोशिश की, अच्छी खासी क्लास हुई है, ऐसा नहीं है कि ये अचानक से डिलीट हो गया। ख्वाजा आसिफ को कहा गया कि हम किसी और तरफ जा रहे हैं, हम अमेरिका को राजी करते हैं। देखे ना, इसराइल का और अमेरिका का जो ताल्लुक है वो ढका छुपा नहीं है। मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के लिए किसी भी लेवल तक जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप जैसा दोस्त इसराइल को कभी नहीं मिलेगा। यह दावा इसराइल भी करता है, यह दावा डोनाल्ड ट्रंप भी करते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल जो है वो बहुत प्यारा है। अब उस इसराइल के खिलाफ जब आप बात करेंगे तो फिर आपको डांट तो पड़ेगी। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और ये सारी शर्मिंदगी अपने खाते ले ली, क्योंकि माजी में वो ताने देते थे, वो बातें करते थे, बड़े बड़े जमीन आसमान के कलाबे मिलाते थे। तकरीबन टोटल ये औकात है कि इनको ट्वीट डिलीट करना पड़ गया। अफसोसनाक बात है। बहरहाल इमरान खान साहब ने आज तक कोई ट्वीट डिलीट नहीं किया, लेकिन इसराइल की छोटी सी मुजम्मत पर, इसराइल के जानिब से छोटे से रद्द-ए-अमल के बाद पाकिस्तान का पूरा निजाम हिलता है और पाकिस्तान के वजीर दिफा की ट्वीट डिलीट करवा दी जाती है। यह है टोटल औकात पाकिस्तान के वजीर दिफा की। फिर ट्वीट करनी नहीं चाहिए थी। मेरी अच्छी बात यह थी कि ख्वाजा आसिफ ट्वीट करते ही ना, उन्हें इतना पता होना चाहिए कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त क्या सोच रही है, उन्हें यह पता होना चाहिए कि उनकी रियासत इस वक्त क्या कर रही है और उसकी पॉलिसी क्या है। उन्हें पता होना चाहिए कि वो इसी इसराइल के साथ बोर्ड ऑफ पीस में बैठे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि इसी इसराइल की हिफाजत के लिए बोर्ड ऑफ पीस एक इस्तेकाम फोर्स बनाने जा रहा है जिसका पाकिस्तान हिस्सा है और जिसमें पाकिस्तान अर्जी डाल चुका है कि हम आएंगे और आकर इसराइली सरहदों की हिफाजत करेंगे और फलस्तीनियों को गैर मुसल्ला करेंगे। ये काम हम करेंगे, वहां पे अमन कायम करेंगे। अब पाकिस्तानियों को कुछ भी बताया जाए, हकीकत तो यही है जो डोनाल्ड ट्रंप ने बताई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कैटेगोरिकली कहा कि वो इसराइल की हिफाजत का बंदोबस्त करेंगे और इसराइली सरहदों को महफूज बनाएंगे और वहां पे जो हमास है, फलस्तीनी है, उन्हें गैर मुसल्ला करेंगे और इसके लिए वो ताकत का इस्तेमाल करेंगे और ये काम मुसलमान ममालिक करेंगे जिसपे पाकिस्तान ने अर्जी भी डाली हुई है। ख्वाजा आसिफ को ना इन बातों का आइडिया होना चाहिए था, ऐसा ट्वीट करना नहीं चाहिए था जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब को बाद में शर्मिंदगी हो। आपने हुर्मुज से जो अच्छी खबर है वो ये है कि आपने हुर्मुज ऑलमोस्ट जुजवी तौर पे खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके हवाले से कुछ एतराजात किए थे, कुछ ईरान के एतराजात हैं, कुछ डोनाल्ड ट्रंप के एतराजात हैं। तो उम्मीद है कि ये एतराजात सारे दूर हो जाएंगे जब ये आपस में मिलकर बैठेंगे। समझदार लोग हैं, कोई ना कोई हल तो निकालेंगे। ईरान के ऊपर से अगर पाबंदियां हट जाती हैं, उनके जो माजी में बहुत सारे उनके ड्यूज हैं वो क्लियर हो जाते हैं, ईरान की जो चीजें मुंजमद हैं वो उन्हें खोल दिया जाता है, ईरान को फायदा हो जाता है, कुछ आबना हुर्मुज के ऊपर भी कुछ सेटलमेंट बन जाती है और इसके बदले में ईरान ये गारंटी देता है कि वो एटमी कुव्वत नहीं बनेगा, जिसपे अमेरिका को बहुत एतराज है और ईरान अपनी दिफाई कुव्वत फिर भी जारी रख सकता है, अपनी दिफाई एक्टिविटीज जारी रख सकता है अपने दिफा के लिए। एटमी कुव्वत वो ना बने ये गारंटी वो फिर दे सकता है। हालांकि आयतुल्लाह खामनेई का एक था, पहले से एक फतवा था। देखिए, ये लड़ाई का मकसद ईरान को एटमी कुव्वत बनने से रोकना नहीं था। ये तो अमेरिका पिछले साल भी दावा कर चुका है, इसराइल पिछले साल भी दावा कर चुका है।
ये लड़ाई का मकसद था कि ईरान को फौजी नुक्ता नजर से मुकम्मल बर्बाद कर दिया जाए ताकि आइंदा कोई प्रॉब्लम रहे ना। वो हो नहीं पाया, तो अब दोनों को कोई ना कोई रास्ता देना पड़ेगा। अच्छा, पाकिस्तान में एक और बड़ा मजेदार खेल शुरू हो गया। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों ने यह मुतालबा शुरू कर दिया और पंजाब असेंबली के अंदर एक करारदाद भी पेश कर दी गई है। मुतालबा यह है कि आसिम मुनीर साहब को, शहबाज शरीफ साहब को और इसहाक डार साहब को अमन का नोबेल इनाम दिया जाए, क्योंकि इन्होंने अमन के लिए बड़ा काम किया है। फिर नवाज शरीफ कैसे पीछे रह सकते हैं? नवाज शरीफ के बंदे सामने आ गए, उन्होंने कहा जी असल में तो नवाज शरीफ ने रोल प्ले किया है, पीछे रह के जो खामोश सफारत, अच्छा खामोश सफारतकारी तो को गूंगा ही कर सकता है, बोलने वाला आदमी तो नहीं कर सकता। तो यह दावा किया गया कुछ सहाफियों की जानिब से, कुछ टाउटों की जानिब से, कुछ दरबारियों की जानिब से और कुछ नवाज शरीफ के चाहने वाले, उनके करीबी सियासतदान, उनका यह हक है, वो ये बात कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ ने बड़ा जबरदस्त रोल प्ले किया है इस आलमी सतह की जंगबंदी में, तो नवाज शरीफ को भी नोबेल इनाम अमन का मिलना चाहिए। यह सारा कुछ नवाज शरीफ ने किया। फिर जरदारी साहब कैसे पीछे रह सकते थे? उनके लोग सामने आ गए। शेरी रहमान साहबा का स्टेटमेंट है, बाकी कुछ लोग भी कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने जो बैक डोर से राब्ते किए ना और जो कमाल किया जरदारी साहब ने, जंगबंदी उसकी वजह से हुई है। अभी थोड़े दिनों में आपको इसके अंदर बिलावल का रोल भी नजर आना शुरू हो जाएगा। फिर आपको एएनपी का, फजलुर रहमान का, ये सारे इस मिठाई में हिस्सा खाएंगे। ये सारे कहेंगे जनाब हमने ये किया, हमने ये किया। देखिए, कामयाबी के सारे हिस्सेदार बन जाते हैं, नाकामी का कोई हिस्सेदार नहीं होता। इन सबको ये इज्जत पाकिस्तान की वजह से मिली है। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। जिस जगह पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अवाम का ईरानी अवाम के साथ एक शानदार ताल्लुक है। इस बुनियाद पे पाकिस्तान को यह मौका मिला और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने लगातार कोशिश की कि मुज़ाकरात हों, कोई ये मसला हल हो जाए, हमें लड़ाई में ना उतरना पड़े। और ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अवामी दबाव बहुत था इनके ऊपर। वरना देखिए, एक वक्त ऐसा आया था कि इस बात का खदशा हो रहा था कि पाकिस्तान जानिबदार होने जा रहा है, और पाकिस्तान जानिबदार हुआ भी। पाकिस्तान के वुज़रा के स्टेटमेंट से हमें पता चलता है, पाकिस्तान के अंदर जो ब्रीफिंग हुई उनसे हमें पता चलता है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जो मुलाकातें की उनसे पता चलता है। तो बात खुल रही थी आहिस्ता आहिस्ता। जो दावे अरब मीडिया कर रहा था उनसे भी पता चलता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अमन हो रहा है, लेकिन अब इन्हें अमन का नोबेल इनाम चाहिए। पहले डोनाल्ड ट्रंप को तो दिलवा दो। कभी ये कहते हैं अमन का नोबेल इनाम डोनाल्ड ट्रंप को दिलवाया जाए। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब ने प्लान किया था अमन का नोबेल इनाम डोनाल्ड ट्रंप को दिलवाते हैं। फिर नेतन्याहू ने प्लान किया, दिलवाते हैं। अभी अमन का नोबेल इनाम नेतन्याहू को मिला नहीं, तो आसिम मुनीर साहब के लिए मांग लिया, शहबाज शरीफ के लिए मांग लिया, और तो और इसहाक डार, नवाज शरीफ और जरदारी साहब भी बीच में आ गए हिस्सेदार। तो मेरे ख्याल में अमन का एक नोबेल इनाम बना के ना, उसकी फोटोकॉपियां करवा के इन सबको दे देनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं इनको अमन का नोबेल इनाम क्यों मिलना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये चंद नुकात है, मैं आपके सामने रखता हूं कि क्यों पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को, शहबाज शरीफ को, इन सबको अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। बल्कि मेरे ख्याल में काजी फायज ईसा को भी मिलना चाहिए साथ में। पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासिरा ममालिक की फहरिस्त में इस वक्त पहले नंबर पर है। अमन का नोबेल इनाम इन्हें को मिलना चाहिए। बलूचिस्तान की बदअमनी ऐसी है कि एक एक वक्त में 12-12 शहर जो है वो यरगमाल बना लिए जाते हैं। दहशतगर्द कंट्रोल नहीं होते, पूरी की पूरी ट्रेन जो है उसको यरगमाल बना लेते हैं, अगवा कर लेते हैं। अमन का नोबेल इनाम इन्हें मिलना चाहिए। अफगानिस्तान में एक अस्पताल के ऊपर एयर स्ट्राइक हो जाती है, उसमें सैकड़ों मरीज जो उनका इलाज चल रहा होता है वो सारे वहां पे जाँ बहक हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो अमन का नोबेल इनाम इन्हें मिलना चाहिए। आज तक किसी आर्मी चीफ को अमन का नोबेल इनाम मिला इससे पहले, लेकिन ये अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। पाकिस्तान में दर्जनों सियासी मुखालिफिन सड़कों पर कत्ल कर दिए गए गुज़िश्ता चंद सालों में। अमन का नोबेल इनाम इन्हीं को मिलना चाहिए। जबरी गुमशुदगियां पाकिस्तान के अंदर लगातार जारी हैं। सियासी वर्करों को, सहाफियों को, वकला को, शायरों को यहां पे जबरी तौर पे लापता किया गया। प्रोफेसर्स को, मुखालिफ आवाजों को जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया। लोग अब तक गुमशुदा है। अमन का नोबेल इनाम इन्हीं को मिलना चाहिए। पाकिस्तान में सिविलियंस का ट्रायल किया गया फौजी अदालतों में, पूरी दुनिया में जग हसाई हुई। अमन का नोबेल इनाम इन्हीं को मिलना चाहिए। खवातीन की बेहुरमती, उन्हें सड़कों पे घसीटा गया, बड़े पैमाने पर खवातीन को गिरफ्तार किया गया। अमन का नोबेल इनाम इन्हीं को मिलना चाहिए। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और बार बार किया गया। अमन का नोबेल इनाम इन्हीं को मिलना चाहिए। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की गई और बड़े पैमाने पर की गई। दुनिया में खबरें भी इसके बारे में छपी, आलमी रिपोर्टें भी आई। तो अमन का नोबेल इनाम इन्हीं को मिलना चाहिए। सियासी मुखालिफिन को कुचलने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान का पूरा इलेक्शन का मैंडेट चोरी कर लिया। पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को जेल में कैद तन्हाई में डाला हुआ है। उसकी आंख की बिनाई जाया हो रही है। अमन का नोबेल इनाम
इन्हीं को मिलना चाहिए। बारंग बलोच और ईमान मजारी जैसी खवातीन अभी भी पाबंदे सलासल हैं, तो अमन का नोबेल इनाम इन्हीं को मिलना चाहिए। और इनके कामों की वजह से पाकिस्तान का GSP प्लस का स्टेटस भी खतरे में है, लिहाजा अमन का नोबेल इनाम इन्हीं को मिलना चाहिए। तो मेरी भी पुरजोर सिफारिश है कि पाकिस्तान को इस कारनामे पे, देखिए ये पाकिस्तान ने काम बुरा नहीं किया, ये काम मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि पाकिस्तान का रोल जानिबदार बनने का नहीं है। पाकिस्तान बहुत अहम मुल्क है, हमें हर हाल में जंगबंदी के लिए रोल प्ले करना चाहिए। इसके अलावा रास्ता कोई, यही बात इमरान खान करता था। इमरान खान ने यही काम किया था आज से चंद साल पहले, तो ये सारे इमरान खान को पै गए थे इकट्ठे होके कि ये इमरान खान ने क्या किया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आज ये काम पाकिस्तान ने दोबारा किया जो कि अच्छा काम है। लेकिन यार अमन का नोबेल इनाम तो ना मांगे, ताडा नहीं मानता। अमन का नोबेल इनाम मैं सपोर्ट कर सकता हूं कि आप बारंग बलोच को दे दें, उसने बहुत जिद्दोजहद की है। कभी एक दिन ऐसा आएगा कि ईमान मजारी को अमन का नोबेल इनाम मिले, मेरी ये ख्वाहिश है उसको मिले, ऐसे लोगों को मिले जिन्होंने अमन के लिए काम किया है। इस वक्त जो स्पेन का वजीर आजम है वो जिस तरीके से बात कर रहा है, जिस तरीके से सामना कर रहा है फस्तायत का, और जिस तरीके से वो दुनिया में जुल्म को एक्सपोज कर रहा है, अमन का नोबेल इनाम उन्हें मिलना चाहिए। ये जो फ्लोटेला लेकर गए थे बहुत सारे लोग जिन्हें इस्राएली फौज ने गिरफ्तार कर लिया, जो अमन के लिए चले, अपनी जानें खतरे में डाल दी, सेनेटर मुश्ताक उसके अंदर शामिल थे। अमन का नोबेल इनाम इन जैसे लोगों को मिलना चाहिए। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस्लामाबाद कामयाब हो और इन मुज़ाकरात का कोई ऐसा नतीजा निकले कि खित्ते में दोबारा जंग ना हो और पाकिस्तानी पुरअमन तरीके से रह सके, और गल्फ ममालिक में हो या कहीं पे भी हो उनको जिला वतन ना किया जाए, उनको निकाला ना जाए, उनकी इज्जत हो। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल